हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आर के मौर्य स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है भाषा और लिपियों के बारे में, तो हमने कुछ पॉइंट वहाँ पर बताई थी, भाषा क्या होती है और लिपि क्या होती है। तो उसके आगे हमने बताई थी कि लिपि, तो लिपि में क्या थी, तो कुछ पॉइंट ये था जैसे हमने बताया था लिपि जो उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके प्रकार क्या है, और आगे लिपियों के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमारा पहला हम बता चुके हैं पहले वीडियो में कि उत्तरी ब्राह्मी से आपका नागरी और शारदा लिपि का विखंडन हुआ है। उत्तरी नागरी से आपका शारदा और नागरी लिपि का विखंडन हुआ है। जो हमने बताया था कि शारदा लिपि में कुछ पॉइंट भी बताए थे पिछले वीडियो में कि आपका जो गुरुमुखी है और आपका कश्मीरी है, टाकरी है, ये सब ने बताया था कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये सब बताया था। उसके बाद हमने कहा था कि हम नेक्स्ट टाइम में आपको बताएंगे नागरी लिपि के बारे में। तो नागरी लिपि क्या होती है, आइए जानते हैं। नागरी लिपि, नागरी लिपि का जो प्रयोग हुआ था वो आपका 8वीं से 9वीं सदी के मध्य हुआ था। जो आपका नागरी लिपि का जो प्रयोग हुआ था वो 8वीं सदी से 9वीं सदी के मध्य हुआ था, और इसका जो विकास हुआ है वो 10वीं और 12वीं सदी के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रयोग और विकास में बहुत डिफरेंस है। प्रयोग मतलब क्या कि कोई चीज जो बनी हुई है उसे हम अपने साथ से प्रयोग करें, किस प्रकार से प्रयोग की जाती है। विकास ये जो चीज बनी हुई है उसे डेवलप करते हैं, कैसे करते हैं उसके बारे में इसमें अंतर ये है। आप ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्रयोग जो है आपका 8वीं से 9वीं सदी के मध्य हुआ था, और विकास जो है आपका 10वीं से और 12वीं सदी के बीच हुआ था। तो हमने बताया था नागरी लिपि। नागरी लिपि में 2 पॉइंट थे, उसमें आपके आते हैं आपका इसमें से पश्चिमी शाखा आती है और उत्तरी शाखा। तो पश्चिमी शाखा में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि पश्चिमी शाखा में कौन कौन सी चीजें आती हैं। देवनागरी लिपि, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी। तो फ्रेंड्स, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका देवनागरी लिपि, जो आप क्या कहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है, देवनागरी लिपि। फ्रेंड्स, और आपको हम एक पॉइंट ये भी बता दें कि प्राचीन नागरी से उत्तरी भारत का अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ है। बस आप ये पॉइंट याद रखिएगा, प्राचीन नागरी से उत्तरी भारत का अधिकांश आधुनिक लिपियों का विकास हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी नागरी लिपि के बारे में हमने बताया, और इनमें से हमने ये भी बताया कि जो आपका पश्चिमी शाखा है और उत्तरी शाखा है, पश्चिमी शाखा में जो लिपियां आती हैं और उत्तरी शाखा में कौन कौन सी लिपि आती है इसके बारे में बताया। तो आइए हम आपको फिर से वही चीजें बता देते हैं ताकि आपको फिर से जो आपकी पॉइंट मिस हुई होंगी वो आपको याद आ जाएंगी। जैसे हमने बताया नागरी लिपि का प्रयोग आपका 8वीं से 9वीं सदी के बीच हुआ था। अगर हम इसका विकास के बारे में बात की जाए तो इसका विकास आपका 10वीं से 12वीं सदी के मध्य हुआ था। अगर हम यहाँ पर पॉइंट में बात करें ये कि नागरी लिपि के कितनी शाखाएं हैं, तो नागरी लिपि के 2 शाखाएं हैं, वो है आपकी पश्चिमी शाखा और उत्तरी शाखा। पश्चिमी शाखा के अंतर्गत कौन कौन सी लिपियां आती हैं उसके बारे में जानते हैं। पश्चिमी शाखा के अंतर्गत आपकी देवनागरी लिपि आती है, राजस्थानी, गुजराती, महाजनी और कैथी। और उसके बाद फिर आपका उत्तरी शाखा के अंतर्गत कौन सी आती है, बांग्ला लिपि, उड़िया और असमी। तो फ्रेंड्स, हमने ये भी कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका देवनागरी लिपि है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप कि आपको लिपि के बारे में अच्छे समझ में आई होगी। तो हम इसको आपको ये पॉइंट बता देते हैं कि आप इसे मिस मत कीजिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। कुछ टाइम के लिए हट जाते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने जाना हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट भाग जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने हिंदी का परिचय भी जाना, हिंदी के परिचय में काफी पॉइंट भी जानी कि हिंदी का विकास कहाँ पर हुआ, उसमें युग कौन से हैं, और उसमें क्या कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद फिर हमने भाषा के बारे में जाना, फिर लिपि के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं, इसे हम इरेज करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने बताया आपको कि भाषा लिपि और भारत आपका हिंदी का परिचय, उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपका क्वेश्चन जो बनते हैं किस प्रकार बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। जैसे पूछता है हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आपको बस माइंड में ये रखना है कि हमने बताया था जब इससे पहले कि आपको अपभ्रंश के बारे में, अपभ्रंश का मतलब होता क्या है, पतन। तो आप ये याद रखिएगा कि हिंदी, आपको सबसे मेन पॉइंट आपको एक तरीका बता देते हैं याद करने का, हमेशा याद रखिएगा। हिंदी में बहुत ही दिक्कत होती है बोलने में, लिखने में, समझने में। इसका मतलब हमें पतन हो रही है, मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये याद रखना, पतन मतलब अपभ्रंश। तो आपका जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, अपभ्रंश से हुई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो आप फ्रेंड्स ये याद रखिएगा कि काव्य भाषा में आपकी ब्रजभाषा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। और आपकी इसमें ऑप्शन में दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। तो फ्रेंड्स हमने बताया था राजभाषा क्या होता है कि जो राज्यों पर आधारित है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वो होती है आपकी राज्य भाषा। अगर राष्ट्रभाषा की बात की जाए वो देशों में बोली जाती है, मतलब कि अलग अलग देशों में जो है अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप ये याद रखिएगा राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या है कि राजभाषा जो होती है राज्यों पर आधारित है और राष्ट्रभाषा क्या होती है जो देशों पर आधारित है। तो आप फ्रेंड्स आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में भी आ रहे हैं। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है आपका कि हिंदी को भारत में किस वर्ग में रखा गया है। तो फ्रेंड्स आप भी याद रखिए राजभाषा, हमने यहाँ भी बताया राजभाषा मतलब राज्यों पर आधारित है, मतलब कि जो हमारी हिंदी है वो भारत में राजभाषा के वर्ग में रखा गया है। उसके बाद फिर आता है आपका ऐसे क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपको प्रॉब्लम, मतलब कि वहां पर एग्जाम में प्रॉब्लम तब होगी और क्वेश्चन ऐसे घुमा के देगा। तो आप ये याद रखिएगा, जैसे क्वेश्चन देगा कैसे, दिए गए भाषाओं में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स आप ये याद रखिएगा, उसमें ऑप्शन देगा ऐसे उड़िया, गुजराती, मराठी, सिंधी, ऐसे दे सकता है। तो फ्रेंड्स हमेशा ये याद रखिएगा कि आपकी जो देवनागरी लिपि है उसके अंतर्गत आपकी मराठी भाषा भी आती है, वो हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की बात की जा रही है तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जा रही है। तो आप ये याद रखिएगा हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है कि दिए गए भाषाओं में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो आपको वहां पर कई ऑप्शन भी दे देंगे, ऐसे ऑप्शंस देंगे आपको लगेगा हाँ ये सभी ऑप्शंस आपके सही हैं, ABC करके भी दे सकता है। आप ये हमेशा याद रखिएगा। पश्चिमी हिंदी हमने बताया था, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है। तो आप याद रखें पश्चिमी हिंदी मतलब इसमें बघेली भाषा आपकी बोली नहीं है, ये पॉइंट याद, इसमें पूछ रहा है बोली नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि आपकी जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली नहीं आती वो आपकी बघेली है, और अदर आपकी जो बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, ये सभी क्या है आपकी पश्चिमी भाषाओं में आती हैं। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं इसके बारे में कैसे होता है कि आपको पूछता है क्वेश्चन हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से या फिर कहाँ से उत्पत्ति हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे हमेशा याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो अपभ्रंशों से हुई, अपभ्रंश से हुई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन ये भी देता है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा
किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आप याद रखिएगा काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, मतलब कि जो ब्रज है वो कवियों पर आधारित है। कवि द्वारा ज्यादा आपकी जो ब्रज भाषाएं हैं वो कवियों पर ज्यादा पॉइंटेड होती हैं, से वो काव्य भाषा संबंधित है। उस वक्त राजभाषा ऑप्शन के लिए दे सकता है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा हमने बताया था कि राजभाषा मतलब राज्यों के लिए होता है, राष्ट्रभाषा मतलब देशों के लिए होता है। उसके बाद फिर आता है हिंदी में, भारत में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाता है? तो आप हमेशा ये याद रखिएगा राजभाषा, ऑप्शन के लिए राष्ट्रभाषा में दे देगा। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि भारत की अगर बात की जा रही है तो भारत मतलब राज्यों पर आधारित है। भारत पर क्या है, मतलब कि भारत आपका राज्यों पर आधारित है। इसका मतलब ये राजभाषा जो है आपका किस वर्ग में है, मतलब ये भारत की जो हिंदी भाषा है वो किस वर्ग में है? आपकी राजभाषा के वर्ग में रखी गई, क्योंकि ये राज्यों पर आधारित है भाषाएं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दी गए भाषाओं में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो फ्रेंड इसमें आता क्या है, आपको ऑप्शन दे देगा ऐसे उड़िया, गुजराती, सिंधी, मराठी, पंजाबी, कुछ भी दे देगा। आप ये याद रखिएगा कि हमेशा जो आपकी मराठी लैंग्वेज है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद प्रश्न पूछता है ऐसे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बताया इस क्वेश्चन में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये क्वेश्चन बनता है ऐसे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन रहा है कि हिंदी भाषा के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर भाषाओं की बात की जा रही है, यहाँ पर आपकी हिंदी भाषा की हिंदी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? हमेशा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उसके बाद फिर क्या आता है, दिए गए भाषा में कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, कहीं कहीं आपको दे देगा बोली है। तो आप ये याद रखिएगा कि उसमें बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या फिर ये सभी इनमें से कोई नहीं, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। अगर आपकी बात की जाए बोली है मतलब पश्चिमी हिंदी की बोली है बात की जाए तो ऑप्शन आपके बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ऐसे देंगे। इसका मतलब ये सभी आपकी पश्चिमी बोली है। अगर बात करें कि पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो आप ये याद रखिएगा कि बघेली उसमें से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी को ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो आई होप कि फ्रेंड्स आपको सभी चीज अच्छे से समझ में आई होगी हिंदी के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन पे। आइए इसे इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हमने बताया कुछ क्वेश्चंस इसके पहले और आगे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चंस क्या हैं जो आगे पूछे जाएंगे, वो कैसे बनते हैं। क्वेश्चन पूछता है ऐसे, भारतीय संविधान में हिंदी मतलब राजभाषा हिंदी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? भारतीय संविधान में हिंदी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आप ये याद रखिएगा अनुच्छेद 343 से लेके 51 अनुच्छेद के अंतर्गत ये आपका आता है। तो आप ये याद रखिएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका एक क्वेश्चन बनता है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो आपका आता है 14 सितंबर 1949 को। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद फिर आता है फ्रेंड्स, इसमें हमने ये भी बताया था कि आपको कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले भी वहां पर पूछे जाते हैं। कंफ्यूजन जैसे ऑप्शन भी दिए जाते हैं, जैसे कि आपकी राजभाषा और राष्ट्रभाषा इनमें दे देता है और ऑप्शन ऐसे रखेगा कि हिंदी को, जैसे कि एक क्वेश्चन दे देगा आपका हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया, तो आपका ऑप्शन देगा 14 सितंबर 1949 या फिर आपको दे देगा 1949 ऐसे। और इसके बाद फिर अगर राष्ट्रभाषा की बात की जाए तो 14 से आपका आ जाएगा 1947। आपका अगर राष्ट्रभाषा की बात की जाए तो वो 1947 में ही आपको बनाई गई थी आपकी राष्ट्रभाषा। और राजभाषा क्या है, 14 सितंबर 1949 को आपकी राजभाषा बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों में, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा की बात की जाए 1949 में होगी, अगर राष्ट्रभाषा की बात की जाए वो 1947 में होगी। उसके बाद फिर आता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हिंदी दिवस हमारा
कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जब ये आपकी राजभाषा घोषित की गई थी वो 14 सितंबर 1949 में, इसलिए 14 सितंबर को आपकी हिंदी दिवस मनाई जाती है। नेक्स्ट आपका ऐसा पूछता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका कब होता है ये? 14 सितंबर। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो आपकी 10 जनवरी। इसमें से आप फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका 14 सितंबर मतलब 14 सितंबर। अगर पूछेगा विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी। कंफ्यूजन के लिए आपको दोनों ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बस आपको शब्द पकड़ना है कि हिंदी दिवस या फिर विश्व हिंदी पूछ रहा है। तो बस आप ये पॉइंट याद रखिए, अगर हिंदी पूछ रहा है तो आपको सिंपल, अगर हिंदी पूछा है तो आपको 14 सितंबर करना है। अब विश्व हिंदी की अगर बात की जाए तो वो आपको 10 जनवरी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? मतलब आपके भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो वो आपकी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें से आपकी जो 22 भाषाएं थी उनमें और कौन सी भाषाएं जोड़ी गई है जो उल्लेखित की गई थी 8वीं अनुसूची में? वो आपकी कौन कौन सी है? बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। फ्रेंड्स ये सभी हमारे चारों भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं और एग्जाम में कुछ कंफ्यूजन टाइप में भी करके ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। हम आपको बताते हैं आगे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाता है और एग्जाम के लेवल के जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंफ्यूजन वाले, वो आपके क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करने वहां पर आइए उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, हम इसे इरेज कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने कहा कि लिपि में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं कि लिपि की जो होती है वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे जैसे कि देवनागरी लिपि का सही क्रम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। तो आपका कैसे बनेगा ये, इसका ऑप्शन कैसे रहेगा? जैसे ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, फिर देवनागरी। एट लास्ट आपका देवनागरी लिपि आती है। क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है देवनागरी लिपि का सही क्रम लिखिए। तो देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या बनता है? ब्राह्मी, गुप्त, नागरी, फिर देवनागरी, ये होता है। फ्रेंड्स इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि ब्रह्मा जी गुप्ता जी को नगर में देवों के दर्शन कराएं। ब्रह्मा जी गुप्ता जी को नगर में देवों के दर्शन कराएं। तो इसमें ब्रह्मा जी मतलब ब्राह्मी लिपि, गुप्ता जी मतलब गुप्त लिपि, नागर मतलब नागरी लिपि, उसके बाद फिर आपका देवनागरी लिपि आ जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या होता है? ब्रह्मा मतलब ब्राह्मी लिपि, गुप्त, नागरी और देवनागरी। इसका ट्रिक क्या है? ब्रह्मा जी गुप्ता जी को नगर में देवों के दर्शन कराएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है? देवनागरी लिपि को लेखन या देवनागरी लिपि का लेखन किस प्रकार किया जाता है? ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कौन सी लिपि ऐसी है जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो आप जो अगर बाईं से दाईं की ओर पूछ लेगा तो आप याद रखिए वो देवनागरी लिपि लिखी जाती है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि देवनागरी लिपि का लेखन किस प्रकार किया जाता है, वो बाईं से दाईं ओर। तो फ्रेंड्स आई होप कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आई होंगी और हमारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे जो एग्जाम लेवल में पूछे जाते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको जो पढ़ना है नेक्स्ट वर्णमाला उसके बारे में जानेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी और आपकी कंफ्यूजन्स भी दूर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।